हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे बोला जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि किसी डाइपोल के कारण किसी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, और लास्ट में हमें आज ये देखना है कि अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए हम ये समझें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अच्छा डाइपोल वर्ड का मतलब होता है कि दो पोल्स हों। डाइपोल का मतलब दो पोल्स। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं तो देखिए कैसे बनता है। जैसे दो चार्ज ले लेते हैं और दोनों चार्ज सिमिलर रहेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड इनका सेम रहेगा लेकिन इनका नेचर अलग अलग होगा। ठीक है, और इनको हम कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं लाइक 2a। ठीक है, और ये देख रहे हैं कि जो सिस्टम बना है, ये जो सिस्टम बना है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि दो चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट नेचर अपोजिट, और उनको हम कुछ फिक्स डिस्टेंस पर रख देते हैं तो ये जो सिस्टम बनता है इसी सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी डाइपोल मोमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये किसे बोला जाता है, अब ये हमें देखना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है P से। ठीक है, और ये होता क्या है, ये होता है चार्ज। चार्ज का मतलब या ये क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, अपन ऐसे बोल देंगे डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ये अब देखिए चार्ज P, तो P इज इक्वल्स टू चार्ज है Q और डिस्टेंस कितनी है 2a के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, और इस चीज़ को आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है Q इंटू 2a के बराबर। बात समझ में आ गई। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, देखिए ये स्केलर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, यानी कि इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसमें ये लिखना चाहें तो लिखेंगे P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a वेक्टर। ठीक है, और 2a क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब इसमें नोट लिखिए, और नोट में कुछ बातें लिखनी होंगी आपको। फर्स्ट ये है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इसके डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट नोट में पॉइंट क्या है, हम ये लिखेंगे कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये है। सेकेंड हम इसके यूनिट की बात कर रहे हैं, तो देखिए यूनिट की अगर बात करें तो ये चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, यानी कि हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है इसकी डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन को भी आपको ध्यान रखना है और डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा। इसकी डायमेंशन होती है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1 और यहाँ पे a की पावर 1, ये होती है इसकी डायमेंशन। बात समझ में आ गई। तो ये था डाइपोल के बारे में और डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और डाइपोल, मतलब डाइपोल के कारण अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हमारी होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं दो पोजीशन पे, एक होता है एक्सियल तो एट एक्सियल, और दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं इक्वेटोरियल पे तो हम बोलते हैं एट इक्वेटोरियल। ठीक है, ये चीज़। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं किसी डाइपोल के कारण दो पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे और एक्सियल पे। ठीक है, अब हमारी सबसे पहली हेडिंग रहेगी एट एक्सियल। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक्सियल पोजीशन पे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो मतलब ये डाइपोल था, चार्ज था -q, चार्ज था +q, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 2a के बराबर। ठीक है, एक्सियल का मतलब होता है कि इसी लाइन के अलोंग किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये A है, ये B है और ये P है, तो देखिए इसमें एक तरीका होता है कि इसका जो सेंटर होगा, मतलब A और B का जो सेंटर होगा, वो सेंटर को ले लेंगे O, उसी सेंटर से हम P की डिस्टेंस मान लेते हैं ये x यूनिट के बराबर है। ये हमें करना पड़ेगा और यही तरीका होता है, कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। तो आपको ध्यान भी रखना है कि हम इसके सेंटर से ही ये डिस्टेंस मेज़र करते हैं जो x यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो हमें इसमें ज़रूरत क्या करनी, ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी वो चीज़ देख लेते हैं। लेकिन इसके पहले ये देख लें कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण किधर होगा और इसके कारण किधर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि इस A वाले चार्ज के कारण यानी -q के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए इधर की तरफ रहेगा, टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, ये आएगा। अगर हम B के कारण P पे देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होगा अवे फ्रॉम इट, ये होगा। तो हम बोलेंगे कि इसके कारण यानी B के कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, और इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? अब देखिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq/r²। ठीक है, मतलब अब हमें डिस्टेंस पहले मेज़र करनी पड़ेगी, डिस्टेंस पहले देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे A से P की डिस्टेंस, तो ये आएगी AP, और AP के लिए देखिए अगर A से O की बात करें तो क्या ये A यूनिट होगी? बिल्कुल होगी। अगर O से B की बात करें तो ये भी A यूनिट होगी क्योंकि ये मिड में है। तो अब हम बात करते हैं A से P की डिस्टेंस, तो AP, और AP को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं AO + OB, AO + OP हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो AP को लिखेंगे हम AO + OP। ठीक है, अब AP = आ जाएगा AO, और A से O की डिस्टेंस है A, मतलब A प्लस O से P की डिस्टेंस है x, तो लिखेंगे A + x, या इसे हम लिख सकते हैं x + a, बोथ आर सेम, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी BP की, तो BP = देखिए हमने ये लेट किया था, तो इस डिस्टेंस में से अगर इस डिस्टेंस को हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो यानी कि हम बोलेंगे OP - OB, तो हम लिखेंगे OP - OB। ठीक है, अगर OP की बात करें तो O से P की डिस्टेंस x यूनिट माइनस OB की डिस्टेंस है A यूनिट, तो ये आ जाएगी और ये होगी BP के बराबर। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये चीज़ें तो हम कैलकुलेट कर चुके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो देखिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, मतलब A के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा कि यहाँ का चार्ज है Q, क्योंकि मैग्नीट्यूड से मतलब है, अपॉन डिस्टेंस A से P की AP, तो हम लिखेंगे AP का स्क्वायर, तो EPA = KQ/AP, और AP की वैल्यू देखिए x + A है, तो लिखेंगे x + A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, बात समझ में आ रही है।
अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B इज इक्वल्स टू के, यहाँ का चार्ज देखिए Q है, अपॉन अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की तो ये BP लिखा है, तो BP का स्क्वायर, और इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं EPB इज इक्वल्स टू KQ, और BP की वैल्यू देखिए, BP की वैल्यू x माइनस a है, तो x माइनस a का होल स्क्वायर, और ये आ गया सेकेंड। ठीक है, अब हमें निकालना है इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिखेंगे E नेट इज इक्वल्स टू EPA प्लस EPB, ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में ही अपन ऐड कर दें, तो E नेट इज इक्वल्स टू आएगा, अगर EPA की बात करें तो EPA इस तरफ है, तो हम इस तरफ को निगेटिव ले लेते हैं और इस तरफ की वैल्यू को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आने का मतलब EPA, तो EPA यानी कि यहाँ पे लिखेंगे माइनस KQ अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस EPB, और EPB के प्लेस पे लिखेंगे यहाँ पे KQ अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि E नेट इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या करें, इस साइड कर दें और इसको इस साइड कर दें, जस्ट फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे KQ अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ये लिख देंगे KQ अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए इसका हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये x माइनस a, ये x प्लस a, तो a माइनस b और a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे KQ, अब ये x प्लस a का होल स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस, ये रहा KQ, अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इधर का पोर्शन थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तुम भी हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो। चलो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो हम लिखेंगे E नेट इज इक्वल्स टू, E नेट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखिए KQ अपन कॉमन ले लेंगे, KQ कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अब अंदर देखिए बचेगा क्या, ये बचेगा x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, ये बचेगा, अपॉन में आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, E नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा, KQ तो यही रहेगा। अब इस ब्रैकेट को अपन ओपन कर लेते हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, अब ये देखिए इसको भी ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, ये आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए E नेट इज इक्वल्स टू अपन लिखेंगे यहाँ पे KQ तो ठीक है, अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करें तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, अब ये माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2ax। ठीक है, ये आ गया। अब अपॉन में दिया है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2x, ये हो जाएगा 4ax के बराबर, तो यहाँ से E नेट इज इक्वल्स टू आएगा KQ इंटू 4ax अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, ये होता है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे E नेट इज इक्वल्स टू K, तो ठीक है, Q इंटू 4a को क्या 2a इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं,
इंटू एक्स है, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इधर का पोर्शन अपन हटा देते हैं और यहाँ पे देखिए फिर से इसको अगर सॉल्व करें तो Q इंटू 2A आएगा P के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E नेट इज इक्वल्स टू के पी इंटू 2x अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल्स टू 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं ऐसा कि इफ x इज मोर ग्रेटर देन a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तरीका अप्लाई करना होता है कि E नेट इज इक्वल्स टू 2kpx अपॉन, हम क्या करते हैं यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर और ये 2, तो x की पावर 4 के फॉर्म में बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 1, फिर माइनस ये ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, तो बड़ी से जब छोटी में डिवाइड करते हैं तो लगभग इसकी वैल्यू आ जाती है 0 के आसपास, ये आती है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल देते हैं कि E नेट इज इक्वल्स टू 2kpx अपॉन आ गया x की पावर 4। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो केवल x की पावर 4 बचेगा, इसको इससे कट करेंगे तो x की पावर 3, तो ये आ गया 2kp अपॉन x की पावर 3। ठीक है, तो हमने ये देखा कि फाइनली यह E नेट आया है 2kp अपॉन x की पावर 3। तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे और साइड में इसे लिख भी लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन x की पावर 3, ये होता है और इसे आपको डायरेक्टली याद कर लेना है। ठीक है, तो इसे फट से आप लोग कॉपी करिए। इसके बाद हम देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये चीज़। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, तो इसे फट से रफ कर लेते हैं, उसके बाद करना शुरू करते हैं। तो हेडिंग तब तक आप लिख लीजिए इक्वेटोरियल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इक्वेटोरियल का मतलब जैसे आप ये ध्यान से समझिएगा कि जैसे ये डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल में एक चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे ले लेते हैं, प्लस क्यू यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बीच के डिस्टेंस 2a है, तो ये है सेंटर और ये है O, तो हम इसको A और इसको B, तो A से O की डिस्टेंस है A यूनिट, O से B की डिस्टेंस भी है A यूनिट, ये है। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब कि सेंटर से आप यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे और ये एक पॉइंट P होगा, इसी को बोला जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ये है कि अगर ये माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगी, तो टूवर्ड्स इटसेल्फ ये होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इसी की तरफ लगेगी, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, ये हो गया। लेकिन अगर प्लस चार्ज के कारण देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो अवे होगा। ठीक है, मतलब इस तरफ, और इसे हम बोलेंगे EPB। बात समझ में आ रही है? दोनों के बीच का एंगल की बात करें तो सबसे पहले इस एंगल को मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो जो ये एंगल होगा वो 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो थीटा प्लस थीटा और ये हो जाएगा 2 थीटा के बराबर। O से P की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं कि x यूनिट है। ठीक है, अब हमें ध्यान किस डिस्टेंस का रखना है, हमें रखना है इसका और इस डिस्टेंस का, क्योंकि हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो आर का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ए पी डिस्टेंस है, मतलब ए से पी की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी से पी की भी है, मतलब बी पी इज इक्वल्स टू। अब देखिए अगर ये ए यूनिट है, ये एक्स यूनिट है, तो अगर ए पी या बी पी की बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम से जो ये डिस्टेंस होगी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मतलब हम कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू। अब देखिए के, अब यहाँ का जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू अपॉन ये डिस्टेंस है ए पी, तो हम लिखेंगे ए पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ई पी ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू अपॉन ए पी के वैल्यू की बात करें तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट जब अपन लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ई पी ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसे आप फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरीके से ई पी बी की भी अपन बात करेंगे तो ई पी बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू अपॉन, अब पी से बी की डिस्टेंस है पी बी का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ई पी बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू अपॉन, अगर पी बी की बात करें तो पी बी की वैल्यू है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ गया। तो ई पी बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मेरी बात आप समझ पाए, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो इसका नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और हम इसे बोलेंगे ई नेट। तो देखिए जब दो फील्ड इस तरीके से दिए हों और इसका रिजल्टेंट हमें निकालना होता है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि ई नेट इज इक्वल्स टू रूट में, अब मान लीजिए इसको आप E1 मान लीजिए, इसको आप E2 मान लीजिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको लिखने से पहले इसे समझ लेते हैं कि ई पी ए की वैल्यू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ई पी बी की वैल्यू भी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो हम यहाँ से बोल रहे हैं कि जो E1 और E2 है, जिसको हमने E1 और E2 माना है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम इसे लगा देंगे E के बराबर, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू है वो दे रखी है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लिखेंगे फॉर्मूला कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, अब देखिए E1 मतलब इसके और इसके बीच का एंगल है 2 थीटा, तो हम लिख देंगे कॉस 2 थीटा। मेरी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ से हम बोल रहे हैं कि E1 E2 की वैल्यू E के बराबर है, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि E नेट इज इक्वल्स टू रूट में E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2 टाइम E स्क्वायर, E1 E2 दोनों सेम है तो E स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से E नेट इज इक्वल्स टू लिखेंगे अपन E स्क्वायर 2E स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2E स्क्वायर प्लस ये लिखा है 2E स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और ये आ जाएगा रूट में, ठीक है। हम इधर का पोर्शन अब इरेज कर देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से E नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या कि E स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं, तो E स्क्वायर का स्क्वायर रूट E आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस 2 कॉस
2 थीटा, ये बचेगा। अब देखिए इज इक्वल्स टू ई रूट में 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू ई रूट में आ जाएगा 2 प्लस मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक चीज़ समझ लो आप कि कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है, या यहीं पे होती है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो कॉस 2 थीटा के प्लेस पे हमने लिख दिया है 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया। तो बचा क्या, ई रूट में 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब देखिए ई तो ठीक है, इनटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो ई नेट की वैल्यू आई है वो आई है यहाँ पे ई 2 कॉस थीटा के बराबर, या हम इसे लिख सकते हैं कि ई नेट इज इक्वल्स टू 2e कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस है ए और हाइपोटेन्यूस है ये, यानी कि बेस है ये, हाइपोटेन्यूस है ये, दोनों में से आप कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस के प्लेस पे ए, हाइपोटेन्यूस के प्लेस पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा के प्लेस पे अपन ये चीज़ पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ई नेट इज इक्वल्स टू 2 तो ठीक है, ई के प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, ये था के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था, इनटू कॉस थीटा के प्लेस पे ए अपॉन, अच्छा इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ये लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ, ये कर देंगे। तो ई नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2kqa अपॉन में, देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो पावर हो जाएगी 3/2 ओवरऑल। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर आ जाएगी 3/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको भी डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए Q इंटू 2a होता था P के बराबर, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि E नेट इज इक्वल्स टू K, अब यहाँ पे देखिए इंटू Q इंटू 2a, एक में कर लेंगे, अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं KP अपॉन, ये आ गया, सॉरी नहीं ठीक है, यहाँ पे KP अपॉन ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2, ठीक है इतना। अब देखिए इसको भी हम अगर प्रॉपरली लिखना चाहें तो और क्या इसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ अपन ये कर सकते हैं कि हम ये बोल दें कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी लार्ज एज़ कंपेयर टू a, तो यहाँ से ई नेट जो लिखा गया है KP अपॉन, अब यहाँ से देखिए हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर तो आएगा, साथ में 3/2 भी आएगी, साथ में आ गई 3/2। अब अंदर देखिए हम एक्स स्क्वायर लिए हैं, तो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अंदर, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अंदर, प्लस ये बचा 1 3/2, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे x बहुत बड़ा है, a छोटा है, तो जब डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट में ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है, इसी के आसपास आएगा। तो अब देखिए आ गया KP अपॉन, नीचे ये 2 से 2 कैंसल आउट, x की पावर 3 बचा, तो यहाँ से बच गया x की पावर 3। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ई नेट की जो वैल्यू आ रही है, ई नेट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है KP/x³, ठीक है। तो ये था एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर मान लीजिए कि यहाँ से इस डाइपोल से
x डिस्टेंस पर है कोई पॉइंट, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा kp बाई एक्स क्यूब के बराबर, kp बाई एक्स क्यूब के बराबर। ठीक है, तो आपको ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि अगर एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो किसी डाइपोल के कारण तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल ये आता है 2kp बाई एक्स क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल ये आता है kp बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेशन दोनों में कि रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। ठीक है, ये हमें देखना है। तो आप खुद देखिए कि इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल में क्या रिलेशन है। तो ऐसे लिख दें कि ई एक्सियल इज इक्वल्स टू ई इक्वेटोरियल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्सियल में यहाँ पे लिखा गया है 2 टाइम kp बाई एक्स क्यूब, ये लिखा गया है। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो लिखा गया है kp बाई एक्स क्यूब, इसके कंपैरिजन में ये 2 टाइम है। मतलब यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब इन दोनों में रिलेशन ये होता है कि जो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन की 2 टाइम होती है सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये रिलेशन था, इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये डेरिवेशन आप कर लीजिए, इसमें खैर कोई आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स और टॉर्क के बारे में। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा और उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, इसके बाद हमें ये देखना है। तो फिर इसको फट से कॉपी करिए। चलिए, तो नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं टॉर्क और फोर्स के बारे में। अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या थी कि फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल present in uniform electric field। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, जैसे ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हम किसी डाइपोल को इस फील्ड में रखते हैं। तो देखिए, हमने किसी डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जिसकी लेंथ है 2a के बराबर। ठीक है, यहाँ का जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, यहाँ का जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। ठीक है, अब देखिए ये भी हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल के डायरेक्शन की बात करें तो वो माइनस से प्लस की ओर होगा, ये भी ठीक है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स की बात करें, देखिए कोई भी चार्ज अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर फोर्स तो लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये फोर्स लगेगा, इसे F1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब QE के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर फोर्स किधर को लगेगा। तो जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज के ऊपर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसे हम बोल देते हैं F2, और F2 की जो वैल्यू होगी
वो माइनस क्यू ई के बराबर होगी, क्योंकि अगर इधर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया तो इधर की डायरेक्शन को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेट फोर्स की कि नेट फोर्स कितना होगा। तो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 ये होगा। ठीक है, अगर हम बात करें F नेट इज इक्वल टू, तो F1 की वैल्यू दे रखी है QE के बराबर और F2 की वैल्यू दे रखी है माइनस QE के बराबर। ठीक है, तो F नेट इज इक्वल टू आ जाएगा QE माइनस QE, यानी वैल्यू आ गई 0 के बराबर। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, मतलब ओवरऑल जितना फोर्स लगेगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, फोर्स F नेट 0 के बराबर है, लेकिन पर्टिकुलर इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स 0 के बराबर नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि देखिए इस डाइपोल के ऊपर एक तो इधर को फोर्स लग रहा है, दूसरा इधर को लग रहा है। तो जब ऐसे फोर्स लगता है तो ये इसमें नाचने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है, मतलब इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगा, इसमें रोटेट करने लगेगा। ठीक है, घूमने लगेगा। तो बस हमें यही देखना है कि अगर घूम रहा है तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है। देखिए एक चीज़ तो हमने देख लिया कि F नेट 0 के बराबर तो होगा, लेकिन अब हमें देखना है कि इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कंडीशन ऑफ टॉर्क, कंडीशन ऑफ, या फिर हम टॉर्क देखना चाहते हैं, टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क ऑन द डाइपोल। ठीक है, अगर हम टॉर्क की बात करें तो टाउ इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, बिटवीन फोर्सेस। ध्यान से आप समझिएगा, टाउ इज इक्वल्स टू, अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना है, QE के बराबर है। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो आप ध्यान देना, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब कि इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में, बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हमें इसी के बारे में बात करना है। ठीक है, अब देखिए ये था थीटा, ये है लेंथ 2a के बराबर। तो अब हमें यही कैलकुलेट करना है, तो इसे आप A, B और इसे आप O मान लीजिए। ठीक है, तो हमें BO कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BO। तो देखिए ये दिया हो, ये कैलकुलेट करना हो तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देखना है तो ये साइन देता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब BO अपॉन, अब ये हाइपोटेन्यूज यानी AB, और AB की वैल्यू है 2a के बराबर, तो BO की वैल्यू आ जाएगी 2a साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, ये होता है। तो आप ये ध्यान रखना है, ये इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, टॉर्क यही होता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे टाउ इज इक्वल्स टू QE इंटू BO, और BO की वैल्यू है 2a साइन थीटा, तो लिख देंगे 2a साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हमको इसको ना डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डाइपोल मोमेंट यानी P बराबर Q इंटू 2a होता है, हमें इसी फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2a, मतलब ये Q और ये 2a एक में, फिर E साइन थीटा। ठीक है, ये होगा। अब देखिए टाउ इज इक्वल टू आ गया PE साइन थीटा। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और ये होता है स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन ये इसका स्केलर फॉर्म है। तो अब ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा तो आ गया, लेकिन अगर हम उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, अब यहाँ पे आप देखिएगा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये होता है टॉर्क इन टॉर्क, ये होता है P क्रॉस E,
P क्रॉस E, इसे हम पढ़ते हैं। तो ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए कुछ कंडीशंस हम देखेंगे, लेकिन क्या है ना कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना है कि अगर किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या इसी चीज़ को बोलेंगे आप पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, या फिर आपसे बोल देता है कि ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है, ये आंसर गलत है, ठीक है। कभी भी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर को ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपन नहीं लिख सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीज़ें तो हो गई। अब हम कुछ कंडीशंस देखेंगे कि अगर हम किसी डाइपोल को कितने एंगल पे रखेंगे तो क्या मिलने वाला है रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि टाउ इज इक्वल टू आया था पी ई, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये आया था, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझिए कि हम बोल दें कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसका क्या मतलब है कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो देखिए डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो समझिएगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो डाइपोल रखा जा रहा है वो भी डाइपोल ऐसे ही रखा जा रहा है, ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इस तरीके से। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि इसको यहाँ रखिए, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हम ये बोलेंगे कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख देते हैं अपन, तो उसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है। सेकेंड की बात हम कर लें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देखिए अगर थीटा 180 डिग्री है तो टाउ, अच्छा थीटा 180 डिग्री का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। बात समझ में आ रही है? तो हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री, ठीक है। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, मतलब टाउ बराबर आ गया 0। तो ये बोल रहा है कि आप डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो या अपोजिट डायरेक्शन में रखो, लेकिन उसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो हम बोलेंगे टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, मतलब टाउ इज इक्वल टू आ गया पी ई। और देखिए यही होता है मैक्सिमम टॉर्क। क्या होता है? मैक्सिमम टॉर्क। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख देते हैं, किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख देते हैं तो उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई डाइपोल है, उस डाइपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, तो बताइए कंडीशन क्या रही होगी। तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आपको नोट लिखना है। नोट में ये लिखना है कि अगर किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। मतलब ये कि उसका मोशन लीनियर है, ऑसिलेटरी है, रोटेटरी है, कैसा है, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हमें लिखना होगा कि इफ़ डाइपोल इज प्रेजेंट, इफ डाइपोल इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे समझिएगा,
कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी फोर्स हैं सभी फोर्सेस का सम 0 के बराबर होगा, लेकिन जो टॉर्क, जितना भी टॉर्क लगेगा उसका सम कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है तो जो आप देख रहे थे कि डाइपोल, तो डाइपोल क्या करता है, डाइपोल रोटेटरी मोशन करता है, यानी कि रोटेटरी मोशन करेगा, फिर ये ऑसिलेटरी मोशन भी करेगा, ऑसिलेटरी मोशन भी करेगा। लेकिन अगर लीनियर मोशन की बात करें तो हम बोलेंगे नॉट लीनियर मोशन, लीनियर मोशन नहीं करेगा। बात समझ में आई कि अगर किसी डाइपोल को आप रख देते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो रोटेटरी मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, लेकिन कभी भी लीनियर मोशन नहीं करेगा। ठीक है, उसी के अगर बात कर लें अलग से एक और, कि अगर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल को हमने रख दिया है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है। तो देखिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कभी भी सभी फोर्सेस का सम 0 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ पे सभी टॉर्क जितने लग रहे हैं उनका भी सम 0 के बराबर नहीं होगा। और मोशन की अगर बात करें तो मोशन रोटेटरी होगा, मोशन रोटेटरी होगा, मोशन ऑसिलेटरी भी होगा, ऑसिलेटरी मोशन भी होगा, और यहाँ पे हम देखेंगे कि लीनियर मोशन भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई बात, और इसे आप अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये कंडीशंस हमसे डायरेक्टली पूछी भी जाती है और क्वेश्चंस इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब देखने को मिलते हैं। हमसे ये पूछ देगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो बताइए लीनियर मोशन करेगा कि नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे नहीं करेगा। लेकिन फिर हमसे बोल देता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बताइए लीनियर मोशन होगा कि नहीं होगा, तो लीनियर मोशन तो होगा, उसके साथ ऑसिलेटरी भी होगा और उसके साथ रोटेटरी मोशन भी होगा। लेकिन अगर वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ना लीनियर मोशन होगा लेकिन ऑसिलेटरी और रोटेटरी मोशन होगा। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से समझा जाए तो हमारा पहला चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको अलग से एक लेक्चर मिलेगा और उसमें जितने भी बेहतर क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन सारे जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं इस चैप्टर में आप उतनी चीज़ें अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपना डाउट रखिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। हाँ, एक चीज़ और है, इसकी PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।